नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं नया वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 और कोरोना वायरस से जुड़े उन सवालों के बारे में जो कि आगामी परीक्षाओं या इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमने 23 मार्च को भी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने कोविड-19 के बारे में बात की थी। उस वीडियो को भी देखकर आप कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वहां पर उसकी विजिट कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम कुछ उन सवालों की चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, पहले बात करते हैं कोविड-19 और कोरोना वायरस से जुड़े फैक्चुअल सवालों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, WHO ने कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा है, जिसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे हम शॉर्ट में SARS-CoV-2 बोलते हैं। दोस्तों, जब कोई बीमारी किसी एक महाद्वीप को पार करके दूसरे महाद्वीप और वर्ल्ड के अन्य भागों में फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। क्योंकि चीन से निकल के यह बीमारी दुनिया के सभी देशों और अन्य महाद्वीपों में फैल चुकी है, इसीलिए इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसके प्रसार के बाद इस साल 11 मार्च को WHO ने इसे महामारी यानी कि पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। दोस्तों, जब कोई बीमारी जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होने लगती है तो उसे जूनोटिक कहा जाता है। क्योंकि यह कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है जिसके जानवरों से इंसानों में फैलने का पहली बार प्रमाण सामने आया, तो इसीलिए इस बीमारी को जूनोटिक कहा जाने लगा। इससे पहले यह केवल जानवरों से जानवरों में फैल रही थी। तो जूनोटिक वर्ड का मतलब है ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होती है। दोस्तों, वुहान वो शहर है जहां पर पहली बार कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का पता लगा था। यह चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है, जिसकी लोकेशन आप मैप पे देख सकते हैं। यह सेंट्रल चाइना में पड़ता है। दोस्तों, परीक्षाओं में WHO के लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, इसी को कमेमोरेट करने के लिए। तो इसके बारे में और चीजें भी आप जान लीजिएगा। दोस्तों, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था जो है वो भारत में नई दवाओं को अप्रूवल देने का काम करती है और उनके क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन देती है। क्योंकि अभी भारत में भी 2 दवाओं को इसकी परमिशन मिली है, तो इस संस्था के बारे में भी आप हल्का सा जान लीजिएगा। दोस्तों, कोविड-19 में 19 वर्ड जो है वो ईयर 2019 को डिनोट करता है। क्योंकि पहली बार इसके इन्फेक्शन का दिसंबर 2019 में पता लगा था, तो वैज्ञानिकों ने इसे कोविड-19 कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्वारंटीन का मतलब है अलग कर देना। इसके लिए हिंदी शब्द है संगरोध। कोविड-19 के मामले में क्योंकि हमारे पास इलाज मौजूद नहीं है, तो सरकार जिन लोगों को भी इन्फेक्शन होता है उन्हें क्वारंटीन में रख के दूसरों में इन्फेक्शन फैलने से बचाने की कोशिश करती है। दोस्तों, 2020 के बजट एस्टिमेट के अनुसार भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1.6% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। दोस्तों, शुरुआत में तबलीगी जमात भी काफी चर्चा में रही थी। ये एक इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है जो कि इस्लाम को मानने वाले लोगों को ट्रेडिशनल तरीका अपनाने के लिए प्रमोट करती है या प्रोत्साहित करती है। इसकी स्थापना भारत के ही एक व्यक्ति ने की थी। इसके बारे में हल्की सी ब्रीफ हिस्ट्री इसकी देख लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोविड-19 और कोरोना वायरस से जुड़े उन एनालिटिकल सवालों के बारे में जिन्हें शायद इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में एक्यूरेटली कुछ भी कहना मुश्किल है। बहुत सारी दवाओं का परीक्षण पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत में भी 2 दवाएं जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के फेज में हैं, जिसमें से एक का नाम है कोवैक्सीन और एक का नाम है जाइकोव-डी। तो जब ये क्लिनिकल ट्रायल पूरे होंगे और ये दवाएं मार्केट में आएंगी, उसके बाद ही कुछ अनुमान लगाना संभव होगा कि कब तक ये बीमारी हमारी काबू में आएगी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब कई तरीके से दिया जा सकता है। जैसे यदि हम किसी जिले में या किसी सब डिवीजन में एक एसडीएम के तौर पे पदस्थ हैं,
तो हम वहाँ की सामाजिक संस्थाओं की मदद से कोविड-19 के इन्फेक्शन को आगे फैलने से रोकेंगे। उसके अलावा टेस्टिंग के माध्यम से हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस किस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन है, और जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा उसे क्वारंटीन में रख के इसे और जगहों पर फैलने से रोकेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसे हम टाइम टू टाइम अपना सकते हैं और उसका जवाब उस तरह से दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से मामलों की संख्या काफी कम है। उसका एक कारण है भारत सरकार द्वारा टाइमली उठाए गए कदम। जैसे ही WHO ने कोविड-19 के बारे में गाइडलाइन जारी करी, भारत सरकार ने 25 मार्च से अपने यहां पर लॉकडाउन डिक्लेयर किया और बहुत सारी प्रिकॉशनरी एक्शन उठा के इस चीज को रोकने की कोशिश की। अमेरिका वगैरह में इन कदमों को उठाने में थोड़ी देरी की गई, इसलिए वायरस वहां पर ज्यादा फैल गया। तो हम इस तरह के मुद्दे या इस तरह की बातें बताकर अपने यहां पर कम फैलने की बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोरोना महामारी के चलते क्योंकि दुनिया भर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुके हुए हैं, इसलिए अर्थव्यवस्थाओं के लिए मजबूरी की बात है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। भारत में भी कोरोना के चलते बहुत सारी चीजें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ बढ़ रही हैं। जहां पहले हमें N95 और PPE किट को बाहर से मंगाना पड़ता था, अब भारत में ही उसे बनाए जाने की व्यवस्थाएं मौजूद हो गई हैं। और बहुत सारी चीजें जो हम बाहर से मंगा के अपना काम चलाते थे, अब हम उनका इंपोर्ट बाहर से ना करके उनका प्रोडक्शन देश में ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को काफी प्रमोट किया गया है इसके चलते, और आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है। यह थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली ने अपने आप को मौजूदा हालातों के मुताबिक ढालने की कोशिश की है। जहां बहुत सारी क्वारंटीन फैसिलिटी हमारे यहां डेवलप हो गई है। उसके अलावा रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे यहां रहा है। उसने अपने बहुत सारे कोचेज को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करके इस बीमारी से निपटने में सहायता की है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि GDP का बहुत कम परसेंटेज हम खर्च करते हैं स्वास्थ्य पे, तो उसे बढ़ाए जाने की जरूरत जरूर है, लेकिन इससे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की पोल नहीं खुली है, बल्कि हमें उसके हिसाब से अपने आप को सक्षम बनाने में मदद मिली है। यह सवाल इस साल UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया था। हम बोल सकते हैं कि इसके चलते लोगों में हाइजीन की हैबिट्स प्रमोट हुई हैं। उसके अलावा हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ कुछ बढ़े हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत में शुरुआत में N95 मास्क बहुत कम बनते थे, या जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है PPE किट, उसे हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। कोविड-19 बीमारी आने के चलते हमें उनका उत्पादन अपने देश में ही करना शुरू करना पड़ा, और आज भारत इस स्थिति में है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने में भी मदद मिली है। तो ये फायदे हम गिना सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में कुछ साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता। कुछ देशों ने और कुछ लोगों ने यह आरोप लगाए हैं कि कोरोना वायरस चीन की एक साजिश है, लेकिन जब तक कोई सक्षम जांच नहीं हो जाती तब तक इस बारे में कुछ भी कहना कठिन है। तो तब तक हम ये कहेंगे कि कोई जांच ही ये बात बता पाएगी कि कोरोना वायरस चीन की साजिश है या नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे और इंटरव्यू वगैरह होंगे, उनमें आपको इन सवालों के जवाब देने में मदद मिलेगी। अगर आपका इससे जुड़ा कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिसे कोई एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है। और अगर आपने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of all my new videos. Thank you दोस्तों, बाय।